नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर शासन प्रणालियों को देखा, जिसमें हमने परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणालियों को देखा। आज हम शासन के तीनों अंगों में संबंध के आधार पर शासन प्रणालियों को देखेंगे। पहले शुरुआत में ही हमने जब देखा था कि तीन अंग कौन कौन से हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का काम क्या है? उन कानूनों का क्रियान्वयन करना। और जुडिशरी न्यायपालिका, अगर कानून टूटता है तो न्याय की स्थापना करना। बहरहाल आगे देखें, अगर ये तीनों में संबंध कैसा है कि तीनों जो है एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में सीमित हो रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं तानाशाही, कुलीन तंत्र, ठीक है, मोनार्की यानी राजतंत्र इत्यादि को दिखा रहा है। वहीं ये संबंध हो सकता है कि कोई दो आपस में जुड़े हुए हों, हाँ, और एक अलग हो। सामान्यतः ऐसा देखने को कहाँ मिलता है हमें कि जो लेजिस्लेटिव होता है, विधायिका, जिसमें हम लोग प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल जो होता है, ठीक है, जिनके दल को 50% से अधिक सदस्य सदन में रहते हैं, ठीक है, लोकसभा में मान लीजिए अपने यहाँ, तो वो जो है सरकार बनाते हैं। कुल मिला के एग्जीक्यूटिव जो है उन्हीं के कुछ मेंबर्स में से फॉर्म होती है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो है इसमें क्या, विधायिका का, लेजिस्लेटिव का अंग होती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और न्यायपालिका अलग होती है, ठीक है। ये शक्ति विभाजन है। और यहाँ पे देखिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एकदम अलग है, शक्ति का एकदम पृथक्करण किया गया है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत के आधार पे। ये जो है हमें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग संसदीय शासन प्रणाली को देखते हैं, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या है कि संसद जो है, संसद में से ही कार्यपालिका निकलती है, ठीक है, और जुडिशरी अलग रहती है। तो पहला लक्षण क्या है? कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि कार्यपालिका का जो चुनाव होगा या चयन होगा, वो संसद के ही बहुमत प्राप्त दल में से कुछ लोग जो बड़े नेता होंगे वो मिलके कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद बनाएंगे, ठीक है। उन्हीं में से प्रधानमंत्री बनेगा, बाकियों को अपना अपना विभाग मिलेगा। अब चूँकि विधायिका से स्वतंत्र नहीं है, तो उनकी जवाबदेहिता भी निरंतर बनी रहती है, क्योंकि आपका जब तक विधायिका में बहुमत है, आपकी सरकार का, आपके दल का, तब तक ही आप सरकार चला पाएंगे। अगर आपने अपना बहुमत खो दिया तो आपको जो है कभी भी हटाया जा सकता है। यहाँ पे बात आती है कार्यकाल की। देखिए हमारे यहाँ क्या, विधायिका या सांसदों को जो है चुना जाता है 5 साल के लिए, पर कार्यपालिका की कोई उम्र नहीं होती। कार्यपालिका तभी तक काम करेगी जब तक विधायिका में उसका विश्वास मत है, समझ रहे हैं, जब तक बहुमत है। विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि एक वोटिंग होगी, अगर 50% से कम मत जो है सरकार को प्राप्त होते हैं, ठीक है, इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और जो है सरकार बदल दी जाएगी, हटा दी जाएगी, कार्यपालिका भंग हो जाएगी। विधायिका संसद यानी कि वो बनी रहेगी। दूसरी बात, राज्याध्यक्ष प्रतीक मात्र होता है। राज्याध्यक्ष मतलब हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, इसकी भूमिका सीमित होती है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट मुख्य होता है। अब ये कौन कौन है, ठीक है। राज्याध्यक्ष मतलब जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति, और ब्रिटेन में भी, वहाँ भी चूँकि संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ पे इसको वो जो क्राउन होता है, यानी यहाँ का जो राजा होता है, वो राज्याध्यक्ष होता है, ठीक है। और सरकार का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री, हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कहाँ से निकला है, संसद में से निकला है, संसद का सदस्य है, वो जो है मुख्य होता है, और राज्याध्यक्ष प्रतीक मात्र होता है। तो यहाँ हमें क्या समझ में है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक नहीं होते, यानी कि जो राज्य का प्रमुख होगा, राष्ट्रपति या क्राउन, राजा, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो सरकार का प्रमुख नहीं होगा।
औपचारिक प्रमुख हो सकता है, पर वास्तविक प्रमुख जो होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, यहाँ मैं बताऊंगा कि राजा क्यों है, ये बाद में आगे जब हम गणतंत्र के बारे में देखेंगे कि इंग्लैंड में अभी भी राष्ट्रपति का पद ना हो के वहाँ पे राजा होता है वो, लेकिन वो भी महज एक रबर स्टाम्प की तरह है, उसके पास शक्तियाँ सीमित हैं, पर हाँ राजा है वो। राजा इन द सेंस कि आनुवंशिक या वंशानुगत रूप से चलता है, वंशानुगत है, आनुवंशिक नहीं। ठीक है, अगली बात, प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, यानी जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसमें प्रधानमंत्री की वैल्यू ये है कि एक बड़े भाई की तरह है। ठीक है, सब लगभग इक्वल टर्म्स में है, और उनमें जो है समकक्ष हैं, उनमें जो पहली जो है वो प्रधानमंत्री हो जाता है। ठीक है, और शक्तियों का अगर विभाजन होगा, ठीक है, एक क्लियर, कई बार जुडिशरी की जरूरत पड़ती है कि शक्तियों के कोई किसी की शक्ति का अतिक्रमण ना करे। हाँ, संविधान भी हो जाता है कई बार, कुछ नियम कानून होने चाहिए, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये जो 3 पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है जो डिसाइड करते हैं कि आपकी शासन प्रणाली कौन सी है। अब इसकी अच्छी बातें देखते हैं। चूँकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का गतिरोध नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका का चुनाव विधायिका में ही हो रहा है और विधायिका में बहुमत प्राप्त दल ही कार्यपालिका बना रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई कानून कार्यपालिका बनाना चाहे और ना बने। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब विश्वास खो दिया और वो कार्यपालिका ही भंग हो जाएगी, होने की संभावना ज़्यादा है, पर गतिरोध की संभावनाएं सीमित होती हैं। विवाद बहस अलग चीज़ होती है। मंत्रिपरिषद की जवाबदेहिता सीमित नहीं, मंत्रिपरिषद की जवाबदेहिता होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व निर्भर करता है किसमें, लोकसभा में। अगर आप उनको संतुष्ट नहीं रखोगे तो विपक्ष मजबूत होता है। क्यों? जैसे मैंने बताया कि विपक्ष कभी भी वोट बैंक या कुछ भी करके आपस में एक्टिव रह सकता है, कि सरकार बनाने का मौका उसके पास हमेशा रहता है। हाँ, अगर किसी तरीके से विपक्ष 50% +1 ले आता है, ठीक है, कुछ सदस्यों को तोड़ के या किसी भी तरीके से, और तो विपक्ष की भूमिका हमेशा ज़्यादा रहती है। तानाशाही की संभावनाएं कम होती हैं। जैसा मैंने कहा कि चूँकि स्थायित्व नहीं है तो सरकार के पास ऐसा नहीं है कि मुझे हटाया नहीं जा सकता, तो सोच समझ के काम करेगा और तानाशाही कम होगी। फिर और मंत्रिमंडल भी है साथ में यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी नज़र रखेंगे, क्योंकि वो भी लगभग बराबर ही एक ही कद के नेता होते हैं। जो बहुत बड़ा नेता होगा प्रधानमंत्री बन जाएगा, वरना गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे महत्वपूर्ण पद होते हैं। फिर अल्पसंख्यकों या विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। आपको चूँकि संसद में आरक्षण भी है और विभिन्न वर्ग के लोग आते हैं, तो अब तो महिला आरक्षण भी हो गया है, तो आपको सबको संतुष्ट करना है, सबका बहुमत प्राप्त करना है। प्लस आपका राजनीतिक दल है वो भी जब प्रचार प्रसार करता है तो विभिन्न दलों को, विभिन्न वर्गों के साथ जुड़ता है, तो सबका प्रतिनिधित्व आपके यहाँ मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है, वरना वो नाराज़ हो जाएगा वो जो लोग हैं, ठीक है, वह समूह, तो फिर आपका उस पर जो है बहुमत पे दिक्कत आ सकती है। राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं, ठीक है, चाहे पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो। राजनीतिक दल चूँकि उन स्थायित्व कम है तो वो हमेशा एक्टिव रहेंगे कि जो है हम कुल जनमानस में अपनी पहुंच बनाए रखें इस तरीके से, या फिर इस सरकार के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए जो शासन करने वाला राजनीतिक दल होगा वो कोशिश करेगा कि हमारी सरकार बनी रहे, वैसे जोड़ तोड़ ना होने पाए, कोई टूटने ना पाए। विपक्षी राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं कि हम सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बना लें। तो कुछ निगेटिव भी है तो कुछ पॉजिटिव भी है कि सरकार पे से निरंतर दबाव रहता है और सरकार जागरूक रहती है। आइए आगे देखते हैं। समस्या क्या आती है कि देखिए, आपको दोहरा कार्य करना पड़ रहा है। आप तो पहले विधायिका के मेंबर हैं ही, ठीक है, जो 70, 75, 80, 82 मंत्री होंगे विधायिका के मेंबर होंगे ही, प्लस एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं, कार्यपालिका के भी, तो आपको एक विधायक यानी सांसद के तौर पे भी काम करना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे भी, और एक मंत्री के तौर पे भी। तो दोहरा कार्य है, दबाव ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लगेगा, मतलब समझ रहे हैं काम। फिर अस्थिरता है, हाँ, कभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति होती रहती है। बहुमत, अगर आपका बहुमत हट गया विधायिका में से तो कभी भी आपको हटाया जा सकता है, तो
उससे क्या होगा, निरंतर चुनाव होंगे तो खर्च वगैरह की दिक्कतें होती, खर्च बहुत ज़्यादा लगता है, प्रशासनिक खर्च। हाँ, और उसके बाद जो है काम जो है दीर्घकालीन कोई एक्शन नहीं हो पाता है। अब निरंतर चुनाव हो रहे हैं और आपको वही करना है, संतुष्टि करते रहना है दूसरों को, तो आप कोई मजबूत स्टेप नहीं ले पाओगे। फिर आपको मंत्रियों का चुनाव चूँकि उन्हीं जो चुने गए विधायक सांसदों में से ही करना है, तो समस्या क्या होती है, योग्यता से समझौता हो जाता है। वो जितने योग्य हों वैसे ही आपकी मंत्रिपरिषद योग्य होगी। ठीक है। फिर शक्ति का स्पष्ट पृथक्करण नहीं है। हाँ, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि तीनों का आपस में बना रहे, पृथक्करण हो, शक्तियाँ सबके पास हो, नियंत्रण संतुलन की नीति हो, तो पूर्णतः पालन नहीं हो पाता, संसद अधिक मजबूत हो जाती है। ठीक है। फिर तुष्टीकरण की नीति निरंतर चलती रहती है। हाँ, कि संतुष्ट विभिन्न वर्गों को करना, वोट बैंक की राजनीति चलती रहती है हमेशा। विभिन्न धर्मों जातियों को जोड़ जोड़ के, या किसी भी वर्ग के बड़े नेता को तोड़ना और ये करना कि किसान नेता को मैं इम्प्रेस करके अपने पक्ष ले आया। क्योंकि देखिए, मैंने जैसे बताया था कि मल्टी पार्टी अपने यहाँ सिस्टम है, तो ऐसा तो है, होता नहीं है कि एक दल जो है उसका 51% अकेले ही आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा, तो ये 100 में से 51 सीटें तो अकेले आ जाएंगी। कई बार ऐसा होगा, ये 51 बनने में 39 सबसे बड़े दल के हैं, फिर 6 एक ने दी, 5 एक ने दी, तो ये जो 6-5-3 वाले हैं ना, ये इन लोगों को तोड़ने का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो इसीलिए हमेशा ये राजनीति चलती ही रहती है। फिर नौकरशाही की भूमिका बढ़ जाती है, चूँकि कार्यपालिका जो है, मैंने पहले आपको एक चीज़ बताई है या नहीं बताई है, बता देता हूँ। देखिए, कार्यपालिका जो होती है उसमें 2 अंग हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका मतलब कि मंत्री जो बनते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। अस्थायी में जो आपके IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, ये सब चुने जाते हैं, ठीक है। ये लोग ये अस्थायी परमानेंट, ठीक है, कार्यपालिका, ये अस्थायी हैं। कौन से, नेता वगैरह, मंत्री वगैरह आपके। तो यहाँ ये नौकरशाही, यही नौकरशाही भी है, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है। तो इनकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ये लोग लगातार टिके नहीं रहते, तो इनकी भूमिका बढ़ती है। तो कई बार डिक्टेटरशिप, और बड़ी बात, ये जनप्रतिनिधि नहीं ना, जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं, तो इसमें समस्या क्या है, मेरिटोक्रेसी के गुण आने लगते हैं, लक्षण आने लगते हैं कि ये लोग तो योग्य होते हैं पर जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं, तो जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं। जनता के हित के बाद कितनी सोच रहे हैं, कितनी नहीं, कौन जानता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, ठीक है, कि तीनों जो शासन के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं शक्तियों के मामले में, बाकी तो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। तो विधायिका का चुनाव तो जनता करती ही करती है, कार्यपालिका का भी चुनाव जो होता है जनता द्वारा होता है। या तो डायरेक्ट करेगी, प्रत्यक्षता करेगी, या फिर निर्वाचक मंडली उसका होगा, उसके द्वारा करेगी। जैसे अमेरिका वगैरह में ये है, ठीक है, USA वगैरह है अध्यक्षीय शासन प्रणाली वहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि जब मेरे पास ऐसा कोई भी वो नहीं है कि मुझे लोकसभा में या संसद में जो है कुल मिला के बहुमत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है। अभी मैं यहाँ बताऊँ, प्रधानमंत्री जैसा पद नहीं होता, तो केवल अपने यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों हैं। राष्ट्रपति जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, राष्ट्र का अध्यक्ष कहा जाता है, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। वहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री नहीं होता कोई, ठीक है, राष्ट्रपति ही वास्तविक अध्यक्ष है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो जैसा मैंने कहा कि चूँकि आपके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए विधायिका में बहुमत होना जरूरी नहीं है आपका, ठीक है, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो आपकी जवाबदेहिता वहाँ नहीं है। ठीक है। अगला, राष्ट्रपति जो है अभी तक प्रधानमंत्री की बात जब हम कर रहे थे, समकक्षों में प्रथम की बात कर रहे थे, ये अधीनस्थों में प्रथम होता है। तो ये राष्ट्रपति ये ऊपर शीर्ष पे है, और विभिन्न मंत्री वगैरह जो नियुक्त करेगा वो मंत्री सेक्रेटरी जो भी नियुक्त करेगा वो उसके अधीन रहेंगे। ठीक है, वो डिसाइड करे किसको अब हटाना है, किसको कब क्या करना है। अपने यहाँ वहाँ पे क्या होता था पीछे कि जनरली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सजेशन देता था कि भाई इनको हटा दीजिए, तो फिर राष्ट्रपति उनको हटाता था। यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली में, हाँ, यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति स्वयं ही
जिसको चाहे हटा दे, जिसको चाहे रख ले। तो बहरहाल इसकी खासियत क्या क्या है? खासियत शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण व संतुलन की नीति, सब एक दूसरे को बहकने से बचाते हैं। स्थिरता बनी रहती है, चूँकि 4 साल के लिए लगभग आपका फिक्स है, तो कार्यकाल क्योंकि कोई जोड़ तोड़ उतना नहीं है, तो एक स्थिरता बनी रहती है। उसका फ़ायदा क्या होता है? प्रशासन पे फोकस रहता है, कि भाई मुझे जो दीर्घकालिक नीति लागू करनी होगी, अपना काम मैंने प्रशासन पे लगाऊँ, मुझे कोई ज़्यादा राजनीतिक काम अब नहीं करना है। तो मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ तो मैं देश के विकास के लिए ही काम करूँगा, मुझे अपने सरकार बचाने का प्रयास उतना नहीं करना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे करना पड़ जाता है कई बार संघीय शासन प्रणाली में। अगली बात, वहाँ पे मंत्रिमंडल जो चुना जाता है विधायिका के सदस्यों में से ही, यहाँ पे राष्ट्रपति स्वतंत्र है कि आप जिसको चाहें उसको चुनें। तो कई बार वो विशेषज्ञों को बुलाता है, ठीक है, रक्षा क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र का विशेषज्ञ बुला लिया, हाँ, वित्त क्षेत्र में मैंने कहा बढ़िया फाइनेंस के जानकार को बुला लिया, गृह मंत्रालय में अच्छे प्रशासक को बुला लिया। तो आप विशेषज्ञों को रख सकते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा योग्य होंगे नेता से समानता। अस्थायित्व है, प्रशासन पे फोकस है, विधायी कार्य नहीं करने हैं, हाँ, क्योंकि वो विधायिका का सदस्य होना जरूरी नहीं है एटलीस्ट वो, तो क्या है कि उसके काम के एग्जीक्यूटिव का काम है, कार्यपालिकी कार्य है, तो ये दबाव एक खत्म हुआ। दूसरा, दीर्घकालिक नीतियाँ लागू कर सकता है। अस्थायित्व है तो वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के नीतियों को लागू कर सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं कि जवाबदेहिता चूँकि सीमित हो जाती है। जवाबदेहिता सीमित क्यों है? क्योंकि कार्यकाल उसका ऑलमोस्ट निश्चित है। कार्यकाल निश्चित क्या, देखिए मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आता है संसदीय शासन प्रणाली में, विपक्ष कभी भी ला सकता है और सरकार को यानी कार्यपालिका को हटा सकता है, पर यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता, बल्कि केवल महाभियोग की संभावनाएं हैं। आप लाइए, राष्ट्रपति को तभी हटा सकते हैं, जो कि लाना, उसको लागू करना कठिन होता है, पास करना। तो इसलिए कार्यकाल निश्चित रहता है। कार्यकाल निश्चित रहता है तो जवाबदेहिता भी सीमित रहती है राष्ट्रपति की, इसलिए तानाशाही की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला, अब विविधता या अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की संभावनाएं मतलब जरूरी नहीं है उसके लिए। राष्ट्रपति जिस भी मुद्दे पे आया है, ठीक है, कई बार आपके जो मुद्दे होते हैं वो सांप्रदायिक हो जाते हैं, नस्ली हो जाते हैं, और चूँकि किसी एक नस्ल का बहुमत होता है तो वो आपको चुन लेता है, ठीक है, वाइट या ब्लैक। मान लीजिए कोई ऐसा नेता है राष्ट्रपति बनना चाह रहा है जो कि बहुत ही वाइट सुप्रीमिस्ट किस्म का, और चूँकि वाइट्स का अमेरिका में बहुमत है और वो बन गया, तो केवल उन्हीं को संतुष्ट करेगा वो, उस पर ये दबाव नहीं रहेगा कि मुझे बहुमत की कमी है, क्योंकि अस्थायित्व ज़्यादा है ना, तो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ऑलरेडी फिर कम होने की संभावना रहती है। राष्ट्रपति पे कार्य का दबाव बढ़ जाता है, ये एक समस्या है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मंत्रिपरिषद पूरी लगी हुई है, हाँ, और लगभग सब बराबर हैं, तो सब जिम्मेदारी महसूस करते हैं। यहाँ पे सबके पास व्यक्तियों का अपना प्रॉपर विभाजन है, हाँ, बांटा गया है कि ये कार्य तुम्हारे, ये कार्य तुम्हारे हैं। प्रधानमंत्री मुख्य है, पर बाकी भी लगभग उसी लेवल, उसी दर्जे के मंत्री नेता होते हैं। राष्ट्रपति के केस में क्या है, वो सर्वे सर्वा है, तो अंतिम में कोई भी फाइल होगी वो राष्ट्रपति से होके ही गुजरेगी, ठीक है, तो उसको सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी भी उसी पे पड़ती है। हाँ, कोई ये नहीं कहेगा कि फलाने सचिव ने ये ऐसा कर दिया, दबाव राष्ट्रपति पे ही रहेगा कार्य का। अगली बात, राजनीतिक दलों की भूमिका सीमित हो जाती है, क्योंकि जोड़ तोड़ उतना होने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर एक बार आप बन गए राष्ट्रपति तो उसके बाद महाभियोग से ही आपको हटाया जाता है, या फिर मर जाओ, मृत्यु वगैरह हो जाए तो। बहरहाल ये हमने पढ़ा शासन प्रणालियों के बारे में, ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।